सो हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो मेरे कॉमर्स के चीतो। आज हम वापस आ चुके हैं बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 4 के साथ, जिसका नाम है प्लानिंग। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 दो पार्ट्स में किया है, चैप्टर नंबर 2 भी दो पार्ट्स में किया है और चैप्टर नंबर 3 को भी 2 पार्ट्स में कंप्लीट किया है, जिसको सारी की सारी वीडियोस आपके एक प्लेलिस्ट में बनी हुई है हमारे चैनल पे। अगर आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाओगे वहाँ पर आपको A to Z सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। और उसके साथ अगर आपको कोई डाउट रहा है उन चैप्टर्स के अंदर, सो आप एक कमेंट अपना छोड़ सकते हो और अगली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई विल मेक श्योर मैं आप लोगों के कमेंट्स का आंसर करूँ। सो आज हम चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे बिजनेस स्टडीज़ के। सो एक छोटा सा इंट्रो आप लोगों के लिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब हम वापस आ चुके हैं। सो चैप्टर नंबर 4 जो है प्लानिंग। अब इसके बारे में हमको देखो, प्लानिंग मैंने आपको बताया था, देखो 5 फंक्शंस है मैनेजमेंट के, जिसका अंदर पहला फंक्शन जो आएगा, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर मैनेजमेंट इज प्लानिंग। आप चाहे कुछ भी करते हो, सबसे पहले आप प्लानिंग करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप दोस्त हैं 4, आप लोग बाहर घूमने जाते हो, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या, आप लोग बैठते हो, आप एक प्लानिंग करते हो, एक रॉ किस्म से एक चिट्ठा बनाते हो कि हाँ भैया हम लोग 4 लोगों ने जाना है, ठीक है। हम लोग इस रोड से जाएंगे, हम यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर होटल बुक करेंगे, ये 2-3 दिन हम ऐसा करेंगे, या यहाँ घूमने चले जाएंगे, इस जगह पे ये है घूमने के लिए, इस जगह पर यहाँ पर जाएंगे, यहाँ खाने की जगह अच्छी है, ठीक है। ये सब आप लोग पहले एक रॉ प्लान बना लेते हो, एक चिट्ठा अपने सामने बना लेते हो कि हाँ भैया हमको ये करना है, ये एक्टिविटीज हम करेंगे। वैसे ही दुनिया में चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई बिजनेस है, चाहे कोई इंडिविजुअल है, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस है, चाहे वो प्राइवेट बिजनेस है, चाहे वो छोटा बिजनेस चाहे बड़ा बिजनेस है, हर कोई बिजनेस एक प्लान बना के चलता है। प्लान एक ब्रॉड स्टेटमेंट होता है उन लोगों के लिए कि हाँ भैया अगर हम लोग इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इस तरीके से अपने ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे और इस वे में हम लोग चलेंगे, तो हम लोग अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं आराम से, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। ऑलराइट, वो प्लानिंग हमको करके देता है। अब देखो, प्लानिंग पहला फंक्शन है, इसी के बेस के ऊपर बाकी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरी एक कंपनी में एक स्टार्ट करता हूं XYZ लिमिटेड। मैं प्लान करता हूं कि हाँ भैया मैंने ये कंपनी स्टार्ट करनी है, मेरी कंपनी ये प्रोडक्ट्स बनाएगी, मैं ऐसे मार्केट को अचीव करूंगा, ऐसे मार्केट में जाऊंगा। अब प्लान जब मैं बना लूंगा, उसके बाद मैं ऑर्गेनाइजिंग करूंगा। ऑर्गेनाइज मतलब कि अब मैं सेपरेट डिपार्टमेंट बनाऊंगा कि हाँ भाई ये प्लान मेरा सेल्स डिपार्टमेंट, मेरा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, मैं अपने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सबको बताऊंगा। और अब ये डिपार्टमेंट जो मेरे हैं, इसके अंदर मैं प्रॉपर लोग लेके आऊंगा जो ये काम करेंगे, मैं उनको स्टाफ करूंगा। स्टाफिंग का मतलब होता है सिलेक्शन करना, ठीक है। मैंने स्टाफिंग कर ली, बाद में उन सबको मैं डायरेक्ट करूंगा कि हाँ भैया, उनको मोटिवेशन दूंगा, उनको लीडरशिप दिखाऊंगा कि हाँ भैया तुम लोग ये चीजें ऐसे करोगे तो तुम्हारा गोल अचीव हो जाएगा। और लास्ट में अगर मैं करूंगा तो कंट्रोलिंग करूंगा। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि मैं जो प्लान्स, कोई भी मैं प्लान बनाया है, अगर मैं उस प्लान को अचीव कर रहा हूं, मैंने बोला है कि मैं स्टैंडर्ड सेट कर लेता हूं, मैं इतना ऐसे ऐसे काम करूंगा। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मैं उन स्टैंडर्ड्स को देखूं और जो अपनी परफॉर्मेंस उनको आपस में कंपेयर करूं। जब कंपैरिजन में अगर मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसको सॉल्व करूं, वो होती है कंट्रोलिंग। सो प्लानिंग इज द बेस फॉर द अदर मैनेजमेंट फंक्शंस टू परफॉर्म देमसेल्व्स। ऑलराइट, सो प्लानिंग क्या है? प्लान्स क्या है? प्लान्स आर ब्रॉड स्टेटमेंट्स गिवन बाय कंपनी विच आर ब्रोकन डाउन इनटू स्टेप्स फॉर इंप्लीमेंटेशन। कि हाँ भैया वो स्टेप है जो हमको करने हैं, हमको ऐसे प्लान अचीव करना है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज गवर्नमेंट, बिजनेस, कंपनी रिक्वायर्स प्लानिंग। गवर्नमेंट मेक्स 5 ईयर प्लान, पहले गवर्नमेंट 5 साल के प्लान बनाती थी, अभी नीति आयोग प्लान्स बनाता है कि कैसे उनको परफॉर्म करना है। स्मॉल बिजनेस के छोटे छोटे प्लान होते हैं कि हम लोग कैसे अपना क्रेडिट लेंगे उन लोगों से, कैसे हम कितना हमें चाहिए सामान। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई दुकान है, आप बोलते हो कि मेरी दुकान पे ये मैं बेचता हूँ, रजिस्टर बेचता हूँ, मेरी दुकान में रजिस्टर कम हो गया, मैं देखता हूँ कि मेरी दुकान में पहले 100 थे, अब 20 रह गए, मैं प्लान बनाता हूँ मेरे को 80 और चाहिए, 80 और मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वो प्लान है मेरा। और उसके बाद अदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने सेल्स प्लान, प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं कि इस साल हम इतने प्रोडक्शन करेंगे, इतनी सेल्स होगी, ऐसे मार्केटिंग होगी, ये नया टारगेट मार्केट को हम पकड़ेंगे, हम इन बच्चों के लिए सामान बनाएंगे। जैसे गूगल करता है, वन प्लस करता है, वन प्लस, एप्पल, ये सब टारगेट करते हैं। इनके भी अपने अपने प्लान होते हैं कि उनका प्लान होगा एप्पल का कि हाँ भाई आईफोन 16 अभी आया, आईफोन 16 की हम लोग 10 लाख यूनिट बनाएंगे, वो इतने बेचेंगे हम लोग, उससे हमें इतना रेवेन्यू आएगा, हम ऐसे मार्केट करेंगे उसको, ऐसे टीवी पे ऐड चलाएंगे हम लोग। ये सब क्या है?
ये प्लान्स हैं जो सारे वो बना रहे हैं। प्लानिंग का एसेंस क्या है? देखो, चाहे जैसी ही फर्म है, ऑल बिजनेस फर्म वुड लाइक टू बी सक्सेसफुल, इंक्रीज देयर सेल्स, अर्न प्रॉफिट, ऑल मैनेजर्स ड्रीम टू एंड स्ट्राइव टू अचीव देयर गोल्स। सब मैनेजर भी यही चाहते हैं, बट यही जो उनके सपने हैं उसको असलियत में, उनको रियलिटी में लेके आना है, तो मैनेजर्स को काम करना पड़ता है थिंकिंग के लिए। मतलब उनको सोचना पड़ता है, वो जो सोच है ना उनकी कि हाँ भाई हम ऐसे कर सकते हैं, अपने फ्यूचर में हम लोग ये नया प्रोडक्ट ला सकते हैं, ये जो सोच है ना, ये सब एक प्लानिंग है। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग इन मेकिंग बिजनेस प्रिडिक्शंस एंड अचीव टारगेट्स। कि उनको अचीव करने के लिए ना कुछ प्रिडिक्शंस करनी पड़ती है कि कल को अगर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, कल को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई फिर क्या करेंगे, हम एक बैकअप पे बंदा रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये सब प्लान्स हैं। ठीक है, ड्रीम्स कैन बी टर्न्ड इनटू रियलिटी ओनली इफ बिजनेस मैनेजर्स थिंक इन एडवांस ऑन व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट। तो प्लानिंग क्या है कि हाँ भैया हम लोग एडवांस में सोचें कि क्या, कब, कैसे करना है। ठीक है, एक आपको मैं प्लानिंग की डेफिनेशन बताता हूं कि हाँ भैया चलो एक डेफिनेशन मेरी तरफ से आप लिखो। प्लानिंग मीन्स when to do, how to do, what to do and who will। वेरी इजी डेफिनेशन, ये चार चीजें हैं जो प्लानिंग करती है। क्या, कौन, कब और कैसे करेगा, वो प्लानिंग करके बताता है। ऑलराइट, सो प्लानिंग है क्या? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी। अगर आपके क्रिएटिव दिमाग है ना, तभी आप अच्छा प्लान एक बना सकते हो। ठीक है, इनोवेशन होनी चाहिए। अगर आपका ब्रिज गैप करता है ये वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, कि हाँ भाई अगर हम अभी हम यहाँ हैं, कल को हमने दिल्ली जाना है, कल को हम बॉम्बे जाना चाहते हैं, तो ये उसका गैप ब्रिज करेगा कि हम कैसे जाएंगे, कब जाएंगे, वहाँ पर कैसे क्या करेंगे, वो सब कुछ है। वैसे ऑर्गेनाइजेशन अगर अभी यहाँ पर है, कल को ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है अपना सेल का टारगेट 10 लाख का, तो वो अभी यहाँ है, जीरो पे है, वो 10 लाख तक कैसे पहुंचेंगे वो प्लानिंग करके देता है। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है, क्योंकि देखो मैंने आपको बताया था इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं एक चीज को कि हर एक चीज को अचीव करने के डिफरेंट वेज है, तो उनमें से बेस्ट पॉसिबल वे को चूज करना वो हमको प्लानिंग करके बताता है। ठीक है ना, कि ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन है हमारे पास। हम लोग दिल्ली 10 तरीके से जा सकते हैं, हम लोग बस से जाएं, ट्रेन से जाएं, हम लोग फ्लाइट से जा सकते हैं। ठीक है, हम लोग, मैं बोलता हूँ आपको बस के अंदर भी क्या, प्राइवेट बस से चल जाओ, ठीक है, अपनी पर्सनल कार से चले जाओ, बाय रोड कैसे जाना चाहते हो आप लोग। ठीक है, हो सकता है कुछ लोग बोले हम बाइक से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, हम बाइक पे जाएंगे, हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। सो ये जो सब कुछ है, हम लोग ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है हमारे पास। हम वहाँ पर किस होटल में रहेंगे, 50 किस्म के होटल है वहाँ पर, हम कहाँ खाना खाएंगे, कहाँ कहाँ हम घूम सकते हैं, ये सब ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से हम लोग चूज करेंगे जो बेस्ट एक्शन है हम लोगों के लिए। बेस्ट कैसे हम वहाँ पहुँच सकते हैं वो चीज़। प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड डेवलपिंग कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स। कि हाँ भैया हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, अब ऑब्जेक्टिव को सेट करने के लिए हमको कैसे उस ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद उसको अचीव करना है ना, वो रास्ता हमको, जो रोड मैप है ना, वो प्लानिंग दे देता है। ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर ऑल मैनेजरियल डिसीजंस। ऑब्जेक्टिव आपने सेट किए, ऑब्जेक्टिव हो गया कि मैंने बोलता हूं अब मेरा ऑब्जेक्टिव है फर्म का कि मेरी सेल्स 50% ही इंक्रीज हो जाए, सेल्स 50% इंक्रीज हो जाए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। अब इस 50% इंक्रीज करने के लिए जो जो चीजें मेरे को करनी चाहिए, ठीक है ना, वो मेरे को प्लानिंग करके बताता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स प्रोवाइड्स अ रैशनल अप्रोच फॉर अचीविंग प्री डिटरमाइंड। इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लानिंग काम आएगा। प्लानिंग इज सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, फॉर्मुलेशन वेरियस कोर्सेज ऑफ एक्टिव, फॉर कि हम लोग वेरियस कोर्सेज बनाए 50% अचीव करने के लिए अपने गोल्स को, यहाँ पे 50% सेल्स इंक्रीज करने के लिए। उनको फिर सिलेक्ट करें बेस्ट कौन सा है, उन पॉसिबल ऑल्टरनेटिव जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं उनमें से बेस्ट कौन सा है हम लोगों के लिए, कि हाँ भाई उसको हम लोग काम करें, उस पर हम लोग काम करें ताकि हमारा गोल अचीव हो जाए। वेरी इजी डेफिनेशन और बहुत इजी चीज़ों में मैं समझा रहा हूँ। ऑलराइट, फीचर्स क्या है? सबसे फीचर्स क्या होते हैं? नेचर। अगर देखो पेपर में आपको पूछा जाए करेक्टरिस्टिक्स लिख दो, नेचर लिख दो, इंपॉर्टेंस, एडवांटेजेस लिख दो, अब ये चीज़ें सब लिख सकते हो, पहले बता रहा हूँ मैं आपको। सो पहला फीचर क्या है? फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, कि हाँ भैया प्लानिंग हमको अचीव करने हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में, क्योंकि हम प्लान बनाते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम लोग जो प्लानिंग करते हैं उससे हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव अचीव होने में हेल्प करते हैं। तो स्पेसिफिक गोल्स आर सेट आउट इन प्लान्स विद द एक्टिविटीज टू बी अंडरटेकन टू अचीव द गोल्स। प्लानिंग इज पर्पसफुल
इट हैज नो मीनिंग अनलेस इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स। ऑलराइट, प्राइमरी फंक्शन है। प्राइमरी फंक्शन कैसे है कि हाँ भैया प्लानिंग होगी तभी सारे अलग फंक्शन बताए काम करेंगे ना। मैं आपको बता था ना, प्लानिंग होगी तभी ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग होगा, नहीं तो नहीं हो सकता। ऑल अदर मैनेजरियल फंक्शंस आर परफॉर्म विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द प्लान्स ड्रॉन। कि भैया मेरा प्लान है कि मैं सेल इंक्रीज करूँ 50% से, तो ऑब्वियसली बात है मुझे सेल रिप्रेजेंटेटिव भी चाहिए, मुझे अलग अलग ब्रांचेस चाहिए, उसके लिए लोग चाहिए, वो सब प्लानिंग करके देगा मेरे को। प्लानिंग प्रीसीड्स अदर फंक्शंस, दिस इज कॉल्ड प्रिमेसी ऑफ प्लानिंग। ऑलराइट, परवेजिव। परवेजिव का मतलब होता है कि हर जगह प्लानिंग काम आती है। छोटा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, छोटा बिजनेस बड़ा बिजनेस, कंपनी पार्टनरशिप बिजनेस, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस, कहीं पर भी आप चले जाओ प्लानिंग हर कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रही है और हर एक लेवल पे हो रही है। टॉप मैनेजमेंट प्लान बना रहा है, मिडिल लेवल भी मैनेज प्लान बना रहे हैं और लोअर लेवल भी डे टू डे ऑपरेशंस के लिए प्लान बना रहे हैं। तो प्लानिंग जो है वो एट ऑल लेवल्स होती है, नॉट एन एक्सक्लूसिव फंक्शन ऑफ टॉप मैनेजमेंट नॉर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। टॉप मैनेजमेंट अंडरटेक प्लानिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल, मिडिल मैनेजमेंट डज डिपार्टमेंटल प्लानिंग एंड लोएस्ट लेवल प्लानर्स वो क्या करते हैं, डे टू डे ऑपरेशनल प्लानिंग करते हैं। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। प्लान जो है हमारे वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बनते हैं, चाहे समझ लो मैंने प्लान बनाया 1 महीने, 6 महीने या साल के लिए। अब ये जो प्लान 1 साल के अंदर चला मेरा, उससे मेरा गोल अचीव हो गया। अब मैं उसके बाद नया प्लान बनाऊंगा ताकि नए गोल सेट है, दो नए गोल्स अचीव करूं। समझ लो 50% मैंने बोला इस साल करना है और मैंने अचीव कर लिया। अब ये तो है नहीं प्लानिंग खत्म हो गई, अगले साल मैं बोलूंगा 60% अचीव करूंगा, अगले साल मैं बोलूंगा 70%। तो ये जो है ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये नहीं है कि प्लान आज किया आज खत्म हो गया दिन, तो प्लानिंग आज की खत्म होगी, नहीं। प्लानिंग रोज नहीं करनी पड़ती। जैसे कि आप रोज कॉलेज जाने के लिए, अगर आप रोज स्कूल जाते हो, आप रोज प्लान करते हो, आज टिफिन में ये लेके जाऊंगा, आज घर से 50 रुपए लूंगा, आज कैंटीन में ये खाऊंगा, आज ये क्लास में यहाँ पढ़ूंगा, आज मैं क्रिकेट खेलेंगे हम लोग। ये सब आप कॉन्टिन्यूसली करते रहते हो, रोज करते हो, वन टाइम प्रोसेस नहीं है प्लानिंग। सो प्लानिंग जो है हमारी स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है। जैसे ही पीरियड खत्म होता है न्यू प्लान ड्रॉ करते हैं हम लोग नए नए गोल्स के लिए, नए रिक्वायरमेंट्स के लिए। हेंस प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस रिलेटेड विद द प्लानिंग साइकिल। जैसे कि प्लानिंग साइकिल क्या है, प्लान को फ्रेम किया, इंप्लीमेंट किया, फॉलो किया और नया प्लान बनाया। मतलब कि प्लान को एक फॉर्मुलेट किया, इंप्लीमेंट किया, उसके बाद फॉलो अप किया, उसके बाद एक नया प्लान बनाया। ये सब चलता रहता है, ये सर्कल है लाइफ का। वैसे ही फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग का मतलब क्या, आप फ्यूचर को देखते हो। प्लानिंग के अंदर क्या होता है, आप फ्यूचर के लिए गोल सेट करते हो कि हम कल को इस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, इन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हैं, इसी बेसिस पे आप लोग प्लानिंग करते हो। सो प्लानिंग जो है आपकी, इट इज फ्यूचरिस्टिक इन प्रोसेस। प्लानिंग का मतलब है लुकिंग फॉरवर्ड, कि हाँ भी प्रिडिक्ट करना, फॉरवर्ड लुकिंग होता है, ये प्रिडिक्ट करना होता है, एनालाइज करना होता है फ्यूचर को, कि फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम प्लानिंग इसलिए करते हैं कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि यार मैं आपको बोल दूं फॉर एग्जांपल कि यार तो यहाँ से ये 30,000 रुपीज़ के शूज़ ले ले। आप बोलते हो नहीं यार मैं नहीं ले सकता क्योंकि मैंने ये पैसे जोड़े हैं कल को मैं बाइक ले सकूँ। प्लान बनाया आपने फ्यूचर के लिए, एंटिसिपेट किया, और मैं बोलता हूँ आपको यार कल को वो बाइक और महंगी होगी तो आप लोग उसी हिसाब से और नया प्लान बनाते हो कि यार मैं अब से 5-5 हज़ार जोड़ रहा था, अब मैं 2-2 हज़ार और जोड़ता हूँ ताकि मेरा हो सकता है महंगाई हो जाए तो मैं उस हिसाब से चलूँ। तो ये फ्यूचरिस्टिक बात कर रहे हो। फ्यूचर में क्या होगा, तो फॉरवर्ड लुकिंग है ये काफी ज्यादा। जैसे कि थ्रू फोरकास्टिंग फ्यूचर इवेंट्स एंड कंडीशंस आर एंटिसिपेटेड एंड प्लान्स आर ड्रॉन। जैसे मैं आपको बोलता हूँ फोरकास्ट कर रहे हो फ्यूचर को, मतलब आगे का देख रहे हो। हम बोलते हैं ना वेदर फोरकास्ट। वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या होता है, कल बारिश हो सकती है, परसों बारिश हो सकती है, फोरकास्ट। वैसे ही प्लानिंग के अंदर फोरकास्ट करते हो आप लोग कि हाँ भाई कल को ये वाले हम लोग ऐसे काम करते हैं तो हमें ये रिजल्ट मिल सकता है, या हो सकता है ये प्लान फेल भी हो सकता है। ऑलराइट, इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या, देखो मैंने आपको बोला था प्लानिंग के अंदर आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन में से एक जो बेस्ट पॉसिबल एक्शन है वो चूज करते हो। वैसे ही करोगे ना। अगर आपके पास एक ही पॉसिबल एक्शन है, अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपके घर में जाने के लिए सीढ़ियां हैं 4, अगर वही सीढ़ियां आप ले सकते हो और कोई प्लान तो है नहीं आपके पास, आपको वही तरीका है। अगर मैं बोलता हूं आप लोग किसी होटल में रूम में अपने पहुंचने के लिए कितने तरीके, आप बोलोगे सर स्टेयरकेस है होटल में जाने के लिए, सर होटल में एक लिफ्ट लगी हुई है, सर एक दूसरी साइड में बैक साइड पे भी एक स्टेयरकेस है, सर वहां से भी हम जा सकते हैं, सर एक एस्केलेटर लगा हुआ है, सर वो जो सीढ़ियां चलती है अपने आप वो भी लगा हुआ है, सर उससे जा सकते। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में सब बेस्ट कोर्स बोलोगे सर लिफ्ट से जाते हैं। तो वैसे प्लानिंग भी है, अगर आपको ऑल्टरनेटिव कोर्सेज है ना तभी आप प्लानिंग का यूज कर सकते हो, तभी आप प्लान बना सकते हो। अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव कोर्स ही नहीं है, आपको एक ही तरीके को फॉलो करना ही पड़ेगा तभी काम होगा। ऑलराइट, कि हाँ भी प्लानिंग के अंदर क्या होता है, वेरियस ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है। इफ देयर इज ओनली वन पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन देयर इज नो नीड फॉर प्लानिंग।
अगर डिफरेंट पॉसिबल कोर्सेज हैं तभी प्लानिंग का काम आएगा, क्योंकि उस समय हम थॉरो एग्जामिनेशन करेंगे, इवेल्युएट करेंगे ईच ऑल्टरनेटिव को और उसमें से एक चूज करेंगे। हम लोग अच्छे से इवेल्युएट करेंगे ना कि हाँ भैया, मैं बोलता हूँ लेफ्ट हैंड के बैट्समैन एक ही है, आपकी टीम की क्रिकेट की टीम बना रहे हो उसमें 11 प्लेयर हैं, 11 में से आपकी टीम बोलती है कि 2 लेफ्ट हैंड बैट्समैन होने चाहिए हमारे पास, जो लेफ्टी खेलते हैं। तो आपकी क्लास में से आपको पता है कि 2 ही बच्चे लेफ्टी खेलते हैं, तो आपको ऑल्टरनेटिव नहीं। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि क्लास में 6 बच्चे हैं जो लेफ्टी खेलते हैं, उनमें से चूज कर सकते हैं जो बेस्ट है अपने लिए, तो ये प्लानिंग तभी काम आती है। और लास्टली मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग। अब ये देखो मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने आपको बोला प्लानिंग जो है वो क्रिएटिविटी से होती है, इनोवेशन से होती है। प्लानिंग के अंदर आप लोग अपना इंटेलेक्ट यूज करते हो, ये हवा में कोई प्लान ड्रॉ नहीं कर सकते हो आप लोग। अगर आप लोग का काम है ऑब्जेक्टिव अचीव करना, अगर आप चाहते हो कि क्रिकेट मैच आप जीतो, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उनका 50% रेवेन्यू अचीव हो, तो उन लोगों को इंटेलेक्ट से, अपने माइंड से एक्सरसाइज, मेंटली एक्सरसाइज से उन लोगों को प्लान्स को ड्रॉ करना पड़ेगा। हवा में बातें नहीं कर सकते आप, लॉजिकल प्लान करना पड़ेगा। जो प्लानिंग है हमारी, इट इज इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी ऑफ थिंकिंग। इसके अंदर आप सोचते हो कि आपके जो प्लान हैं सारे वो सब एक्यूरेट हो, क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो, ऐसे तो आप कुछ भी बोलते रहो। ऑलराइट, सो प्लान डिटरमाइंस द एक्शन टू बी टेकन। प्लानिंग रिक्वायर्स लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, दीज आर द फीचर्स। फिर हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ये 6 इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग क्या क्या आपको मदद करता है, किस किस चीज में आपको प्लानिंग हेल्प करेगा। उसमें से तो हमने कुछ तो ऊपर भी पढ़ लिया। सबसे पहला तो काम यही है इसका, अचीव करता है, ऑब्जेक्टिव अचीव करने में, बाकी फंक्शंस को अच्छे कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है। ये नहीं हो, देखो अपने स्कोप को जितना वाइड, अगर आपको कंसेप्ट जितना समझ आएगा ना, अपनी तरफ से आप 10 पॉइंट लिख सकते हो। प्लानिंग हेल्प्स टू अचीव गोल्स, प्लानिंग हेल्प्स इन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, प्लानिंग हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। ये जो सब चीजें हैं ना, ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो, लेकिन आपको कंसेप्ट खुला होना चाहिए आपका। यू आर नॉट बॉर्न टू द सेम, कि रट्टा रटाई चीज नहीं करनी है आपने। सो आप लोग ये करो, देखो प्लानिंग सबसे पहले प्रोवाइड करता है डायरेक्शन को। अगर मैं बोलूं डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये प्लानिंग हेल्प करता है अचीवमेंट ऑफ गोल में, कि आपका जो गोल सेट किए हैं आप लोग उसकी तरफ काम करोगे, उसके जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करोगे। तो ये वही तो है, ये उसकी डायरेक्शन दे रहा है ना आपको, यार इस रोड पे चलो तभी आपका गोल अचीव होगा। दिल्ली जाना है, आप इस रोड को लोगे तभी आपका डायरेक्शन अचीव होगा। सो दिस प्लानिंग जो है ना, वो आपको एडवांस में बताया था कि क्या काम करना है, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन देता कि ऐसे काम करना है। हाउ टू डू भी बताता ना आपको, वह कब करना है, कैसे करना है, सब कुछ प्लानिंग बताता है। कि गोल्स जो है, लेकिन होने क्या चाहिए, देखो गोल्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्लियरली स्टेटेड है, सबको पता है क्या क्या अचीव करना है, सारे छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स को। तो डिपार्टमेंट उस हिसाब से अपने अपने पर्सनल प्लान से बनाते हैं। फिर लेबर अपने हिसाब से पर्सनल प्लान बनाती है, फिर कि हम ऐसे एक दिन में, हमको बोला है ऊपर बॉस ने कि हाँ भाई 100 यूनिट बनाने एक हफ्ते में, हम लोग 6 दिन आते हैं काम पे, 100 यूनिट बनाने। अगर मैं बोलूँ यार हम लोग एक दिन में अगर हम लोग 20 यूनिट बनाते हैं तब हमारे 120 बनेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ डिफेक्टिव हो। तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, रोज 20 यूनिट बनाते हैं जो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करें। ये सब प्लानिंग करके बताया था हम लोगों को, ये हमको अचीव करने में हेल्प करता है कोऑर्डिनेशन को। अगर कोई प्लानिंग ना हो तो एम्प्लॉयज और डिपार्टमेंट जो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, वो सब डिफरेंट डायरेक्शन में काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं यार, अगर आपकी टीम को 120 रन 120 रन डिफेंड करने हैं, उसके हिसाब से आप लोग प्लान बनाते हो कि यार अगर हम लोग अपनी फील्डिंग टाइट रखें, हमारी बॉलिंग की लाइन लेंथ अच्छी हो, हम लोग अचीव कर सकते हैं अपना गोल, हम जीत सकते हैं। लेकिन ये सब प्लानिंग किया तभी आप डिफेंड कर पाए। मैं कहता हूं आप लोगों ने बोले 120 रन डिफेंड कर रहे हैं, आप सब अपना अपना काम करो, कोई अपने हिसाब से विकेट लेने की कोशिश कर रहा है, कोई ओवरथ्रो कर रहा है, कोई ज्यादा एनर्जी डाल रहा है, कोई रेस्ट कर रहा है, कोई बंदा इतना लेजी है कि बंदा बोल रहा है नहीं यार। ये सब अगर प्लानिंग में होगा ना तो आप आराम से अचीव कर सकते हो, कोऑर्डिनेशन हो सकती है आपके बीच में, तो ये चीज होगी। फिर दूसरा है प्लानिंग रिड्यूस करता है अनसर्टेनिटी को। देखो प्लानिंग का काम क्या है, फ्यूचरिस्टिक बात करता है, प्लानिंग आपको फ्यूचर के बारे में बताता है। तो ये आपको ये बता सकते हैं कल को अगर 120 रन अचीव करने हैं, आपको 120 रन डिफेंड करने हैं, ये बैट्समैन खतरनाक होगा। अगर हमने प्लानिंग की होगी ना, इस बैट्समैन को इस लाइन लेंथ में बॉल करो तो हम लोग जीत सकते हैं सर, ठीक है ना। ये अनसर्टेनिटी को बताता है कि हाँ भैया, अगर कल को कोई रोड मैप में कोई दिक्कत आ जाए, उस जगह पे आपको प्लानिंग काम आएगी। प्लानिंग क्या करता है, एंटीसिपेट करके बता सकता है कि कल को ये चेंजेस आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोलता हूँ कि बाहर के देश में जैसे 2020 में मैं बोला चाइना में कोरोना है, उसकी वजह से इंडिया को सर इफेक्ट हो सकता है। हम कोशिश ये करते हैं अभी के टाइम में सारी अपने ना स्टॉक को खत्म कर देते हैं, नहीं तो कल को हमारे यहाँ पर भी बंद होना शुरू हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम रोड पे आ जाएंगे। तो ये प्लानिंग ने करके बताया। अगर मैं सोच ही नहीं रहा हूँ कि हाँ भैया मैं बोल रहा हूँ उधर हुआ ना, हमारे को क्या लेन देना, मैं डूब जाऊंगा।
तो प्लानिंग इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि कोई भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एंटिसिपेट करने में हेल्प करता है और मैनेजर उसको रिस्पॉन्स कर सकता है जब वो चेंजेस आ जाए। ओवरलैपिंग या वेस्टफुल एक्टिविटी, अगर आप प्लान करके चलते हो ना, आप लोग वेस्टफुल एक्टिविटी से बच जाते हो। आप लोग बार बार सेम काम रिपीट नहीं करते हो, आप लोग अपने काम को एफिशिएंटली करते हो। विदाउट एनी इंटरप्शन आप अपना काम कर सकते हो। कोई भी अगर यूजलेस एक्टिविटी आपको दिखती है आपके प्लान में कि यार इस काम की जरूरत नहीं हम लोगों को, अगर हमने ऐसा करना है तो आप उसको खत्म कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है प्लानिंग काफी ज्यादा, क्योंकि प्लानिंग नया फंक्शन है, हमको नए आइडियाज आते हैं, नए प्लान हम लोग सेटअप करते हैं, तो हम लोगों के नए नए आइडियाज हम लोगों के निकल के आते हैं कि हम लोग कॉन्क्रीट प्लान्स को शेप करते हैं। द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड्स ऑल फ्यूचर एक्शंस लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, कि हाँ भैया प्लानिंग वाले जो होते हैं, जो प्लानर होते हैं, उन्होंने डिफरेंट ऑल्टरनेटिव कोर्सेज में से एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज करना पड़ता है ताकि हमारे फ्यूचर गोल्स अचीव हो सके, ये डिसीजन मेकिंग का काम है। और लास्टली एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। देखो इस पेपर में आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है, पेपर में आपको देखो बाउंड ये नहीं है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अब देखो प्लानिंग और कंट्रोलिंग जो है ना, ये इंटर रिलेटेड है। कैसे है सर? प्लान बनाऊंगा, ठीक है, प्लान फॉर्म किया, फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट किया, लास्ट में मेरे को फॉलोअप तो करना पड़ेगा ना। फॉलोअप का मतलब है कि हमको उसके बारे में पढ़ना तो पड़ेगा ना कि हमारा अचीव हुआ गोल या नहीं हुआ। अगर हमारा गोल अचीव नहीं हुआ, गोल नहीं हुआ अचीव, तो हम लोग उसमें देखेंगे क्या कहाँ दिक्कत आई है। और ये जो हम लोग देख रहे हैं ना कहाँ दिक्कत आई है, कहाँ हम अपनी जगह से घूम गए, कहाँ हम मैच, देखो ना MS धोनी देखिए, MS धोनी अनटोल्ड स्टोरी, उसमें ना जब धोनी बैठा होता कुर्सी में, उसके दोस्त बोलते हैं उसको कि हाँ भैया युवराज सिंह आया, बहुत मारा, बहुत मारा, ठीक है। तो उसको वो पूछते हैं यार यार इसने इतना मारा इसी वजह से, नहीं कहता हम लोग पता मैच कहाँ हारे, मैच हम हारते बास्केटबॉल कोर्ट में। उसके दोस्त बोलते हैं हाँ हाँ बास्केटबॉल कोर्ट में कैसे हार गए यार, तुम लोग क्रिकेट खेलने गए थे बास्केटबॉल। कहता है नहीं, जब उसको लोगों ने देखा, लोगों का कॉन्फिडेंस ब्रेक हो गया कि उस बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। सो ये जो डेविएशन है ना, ये कंट्रोलिंग है, कि अगर आप डेविएशंस को कंट्रोल कर सको, डेविएशन से हटा सको और उसको वापस ठीक करके वापस उसी रोड पे चल सको, वो सब कंट्रोलिंग है। तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में जुड़े हैं इसी वजह से, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि जो प्लानिंग है हमारी, वो हमारा फोरमोस्ट फंक्शन है, उसकी वजह से बाकी सारे होते हैं। द एंटायर मैनेजरियल प्रोसेस इज अकम्पनीड बाय accomplish predetermined goals through planning, drafting, staffing, directing, controlling. Planning provides the goal or standards against which actual performance is measured. कि प्लानिंग ने स्टैंड सेट कर दिया, हमने 50% अचीव करना है, कल को हमारी 40% हुई है, जो 10% हम नहीं कर पाए ना, उसके बारे में देखना कि 10% क्यों नहीं हुआ और उसको ठीक करना, वो कंट्रोलिंग करके दे देता है। इफ देयर इज एनी डेविएशन इट कैन बी करेक्टेड, देयरफॉर प्लानिंग इज प्री रिक्विजिट फॉर कंट्रोलिंग। प्लानिंग तभी प्राइमरी फंक्शन है, कंट्रोलिंग तभी लास्ट फंक्शन है। इफ देयर वर नो गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड देन फाइंडिंग डेविएशंस व्हिच आर पार्ट ऑफ कंट्रोलिंग वुड नॉट बी पॉसिबल। अगर प्लान ही नहीं बनाया तो बाकी कोई फंक्शन काम ही नहीं करेगा, तो कंट्रोलिंग क्या करोगे? सो दिस वाज द इंपॉर्टेंस। अब किसी चीज के फायदे हैं सर, नुकसान भी होने चाहिए। तो वैसे ही प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो आप लोगों को देखने पड़ते हैं। प्लानिंग के लिमिटेशन, सबसे पहला लिमिटेशन क्या है? रिजिडिटी वाला। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? ही इज वेरी रिजिड पर्सन, वो नहीं अपनी बात से हिलता, वो रिजिड है, वो नहीं अपनी थॉट बदलता, वो बोलता है तो यही बोलता है, ठीक है। तो रिजिड ये जो है ना, क्योंकि प्लान से आपने जब प्लान बना लिया ना, वो लोग बोलते हैं कि ये जो प्लान है ना, आपने 50%, से मैंने आपको बोलता हूँ 50% रेवेन्यू आपने सेल करनी है इंक्रीज, आपने प्लान बनाया, आप लोग उसी प्लान के हिसाब से चलते रहते हो, आप उस प्लान को चेंजेस मॉडिफाई नहीं करते हो। तो प्लान बना दिया, अब मैनेजर्स और लोअर लेवल भी डरते हैं यार, वो मैनेजर बोलते हैं यार इस प्लान को कैसे चेंज करें, कल को अगर फ्यूचर कंडीशंस बदल जाएं, कोई प्रॉब्लम आ जाए, फिर क्या करोगे? तो यही चीज मैं बात कर रहा हूं कि जो प्लानिंग है, अगर जो प्लान बना दिया, लोग उस पर ही स्टिक रह जाते हैं, अपनी तरफ से इनोवेशन नहीं लेके आते हैं, तो ये रिजिडिटी का काम है। कि प्लानिंग जो है, जैसे कि वेल डिफाइंड प्लान बना लिया, स्पेसिफिक गोल लिख लिया उसमें, जो हमने स्पेसिफिक टाइम में अचीव करने हैं, जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन मैनेजर करेंगे ना, जो उनको करना है, तो वो चेंज ही नहीं कर सकते, उसको करना ही करना पड़ेगा वैसे ही, ठीक है। मैनेजर्स नीड टू, उसके लिए बोलते हैं कि उनको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दो, कि अगर फॉर एग्जाम्पल कल कंडीशन चेंज हो तो वो प्लान अपनी तरफ से मॉडिफाई कर पाए।
ऑलराइट, डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगा। डायनेमिक, अब देखो हम लोग बिजनेस जो है हमारा वो आइसोलेशन में तो चलता नहीं है, वो चलता है ओपन एनवायरनमेंट में। उसको कितनी चीज़ें इफेक्ट करती है, कस्टमर इफेक्ट करते हैं, सोसाइटी इफेक्ट करती है, एम्प्लॉयज इफेक्ट करते हैं, सप्लायर इफेक्ट करते हैं, आउटसाइड एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, हमारे सब इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। सो जो प्लानिंग अगर हमारी सही नहीं है, अगर हमारी प्लानिंग सही है तब भी ठीक है, लेकिन है तो जाके हम लोग यही कर रहे हैं ना, फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, वी आर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर ना। हो सकता है हमने जो चीज़ सोची है उसका इम्पैक्ट उससे 30% ज़्यादा हो गया, अब क्या करेंगे? तो हो सकता है कभी कभी प्लानिंग डायनामिक इन्वायरमेंट के अंदर कभी कभी काम ना करे, हो सकता है कभी काम कर भी जाए, हो सकता है मे नॉट का मतलब है कभी हो सकता है नहीं करे। बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारी डायनामिक है, उसके पॉलिटिकल, लीगल, सोशल डायमेंशंस हैं। ऑर्गेनाइजेशन हैज कॉन्स्टेंटली अडेप्ट इटसेल्फ टू चेंजेस। इट इज डिफिकल्ट टू असेस द फ्यूचर कंडीशंस कि हाँ भैया कल को पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाए, इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें आएंगी। कोरोना सबने सोचा था कि हाँ भैया चलो 2-3 महीने लॉकडाउन है, 4 करते करते कोरोना का इम्पैक्ट कितना हुआ, 1.5-2 साल कोरोना का इम्पैक्ट ही रहता। अभी भी मैं कहता हूँ कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो कोरोना से अभी तक फाइट बैक नहीं कर पाए हैं, ठीक है, कुछ अभी भी कुछ सेक्टर्स हैं जो कोरोना से फाइट बैक नहीं कर पाए। देखो कोरोना का इम्पैक्ट 2020 से 2024 तक अगर चल रहा है तो ये फ्यूचर इतना थोड़ी एक्सेस कर सकता प्लानिंग, यार इतना कौन सोचेगा इस चीज की कि प्लानिंग कैनॉट फोरसी एवरीथिंग एंड देयर मे बी ऑब्स्टेकल्स टू अचीव इफेक्टिव प्लानिंग। उसके बाद टाइम कंज्यूमिंग है। प्लान ये तो है नहीं एक रात बैठे तो बना लिया, प्लानिंग में थोड़ा टाइम लगता है। मतलब कि अगर आपने कहीं बाहर घूमने जाना है फॉर एग्जांपल फैमिली के साथ, आप लोग 2-3 महीने, मतलब कि आपने देखा कि फरवरी मार्च में आपने डिसाइड कर दिया कि आपने मई जून में आप यहाँ जाओगे घूमने, कि हाँ भैया कितना आप रोज थोड़ा हर हफ्ते ना कुछ थोड़ा ऐड ऑन करते रहते हो कि यार नहीं यार यहाँ नहीं जाएंगे, इधर चले जाएंगे, अब यहाँ नहीं जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। तो इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ये रातों रात का काम नहीं। वैसे ऑर्गेनाइजेशंस भी ना प्लान बनाने के लिए कम से कम 3-4 महीने बनाते हैं, लगाते हैं अपने आप। गवर्नमेंट भी जब बजट बनाती है ना, अनाउंस गवर्नमेंट करती है फरवरी में, लेकिन जब बजट बनाने का प्रोसेस है उनका सितंबर में शुरू होता है। अगस्त सितंबर, देखो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फेब, 6 महीने उनको लगते हैं प्लान करने में। सो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग, ह्यूज कॉस्ट भैया, बहुत पैसों का लगते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है प्लानिंग करने में। कि हाँ भैया प्लान के ऊपर कभी कभी क्या होता है, आप समझ लो आपने प्लान बनाया जिसके अंदर आपकी जो लेआउट आपने बनाया 2 करोड़ रुपए लगेगा हमारे सारे काम, लेकिन असली में हो सकता है उसकी वजह से ना उसके ऊपर 5-6 करोड़ रुपए लग जाए। सो प्लानिंग के ऊपर ना काफी कभी ह्यूज कॉस्ट, कभी कभी आपका जो प्लान है ना आपने 6 करोड़ लगा दिया अब, लेकिन आपको जो फायदा हुआ वो हो सकता है 5 करोड़ का ही हो, 1 करोड़ नुकसान हो जाए। ये सब प्लानिंग के अंदर रहता है कि जो कुछ इंसिडेंटल कॉस्ट होती हैं, जैसे कि बोर्ड मीटिंग, जैसे कि हम लोग बोर्ड मीटिंग्स करते हैं, वहाँ चाय लाइट बिस्कुटें खा रहे हैं लोग, ठीक है ना, समोसे, मीटिंग्स के अंदर प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स के पास जाना पड़ता है, इन्वेस्टिगेशंस करनी पड़ती हैं, ये सब के ऊपर पैसे लगते हैं भैया, फ्री में नहीं करता कोई भी। फिर आते हैं नो गारंटीड सक्सेस, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया प्लानिंग जो है इफेक्टिव तभी कभी नहीं हो सकती। प्लानिंग इफेक्टिव तभी होगी जब हम अच्छे से फ्यूचर देखेंगे, लेकिन आप कितना अच्छा देख सकते हो वो भी बड़ा मुश्किल है। सो हमेशा सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। देखो मैक्सिमम प्लानर्स पता क्या करते हैं, वो ना पुराना जो प्लान आपका सक्सेसफुल कहीं हुआ ना उसी को लागू करते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना रिजल्ट अचीव होता है। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि यार उस सिचुएशन में अगर वो प्लान चला था तो इस सिचुएशन में भी चले वही प्लान। हमेशा देखो इंडिया जब अफगानिस्तान से 120 रन डिफेंड कर रही है उनका प्लान अलग होगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ जब 120 रन डिफेंड करेगी ना वो अलग प्लान करेंगे। सो ये दोनों जगह प्लानिंग इज डिफरेंट। सो जरूरी नहीं है जो अफगानिस्तान में प्लान चला था वो इधर भी सक्सेसफुल हो, तो गारंटी नहीं है सक्सेस का, हर जगह डिफरेंट चीज चलती है कि हाँ भाई वो हमेशा आप लोग सेम प्लान्स को टेस्ट आउट वापस हर जगह नहीं चल सकते हैं। क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है भैया, क्रिएटिविटी मत देखो ना, प्लान रिजिड था, आपने अपनी तरफ से कुछ इनपुट तो दे नहीं सकते, टॉप लेवल ने जो प्लान बनाया वही करना पड़ेगा, तो आप कहाँ से क्रिएटिविटी, कुछ ऐड ऑन कर ही नहीं सकते प्लान में, आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा जैसे टॉप मैनेजमेंट ने बोला है। तो क्रिएटिविटी मर गई, जिसके अंदर थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी थी ना वो भी चली जाएगी। सो कुछ हम लोग ना वो इनोवेटिव थिंग नहीं देखते, हम रिपीटेटिव थिंग देखते हैं, अरे हमने आए हमने ये किया आज हम चले गए, हम आए हमने फिर ये किया आज हम चले गए, अपनी तरफ से कुछ इनोवेशन नहीं किया हम लोगों ने। तो प्लानिंग की वजह से कभी कभी हमारी क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। बेशक प्लानिंग एक खुद क्रिएटिव प्रोसेस है सोचना, लेकिन अब ये क्रिएटिव टॉप मैनेजमेंट के लिए रही है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने सोच के प्लान बना दिया। डिपार्टमेंट प्लान अपना बना नहीं सकता कोई, अब कोई लोअर लेवल अपना प्लान बना नहीं सकता, तो उनके लिए क्रिएटिविटी नहीं है। सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज साथ साथ चल रही है। ऑलराइट, अब हम पढ़ेंगे प्लानिंग प्रोसेस को, एंड ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये 1 शॉट वीडियो है आपकी, क्योंकि ये छोटा चैप्टर है, लेंथी चैप्टर्स में 2 पार्ट बनाता हूँ, लेकिन 1 शॉट वीडियो का फायदा ये होता है आप लोग जल्दी चीज़ कवर करते हो। सो प्लानिंग प्रोसेस
ये भी देखो ना, ये प्लान करके, ये जो आपके प्लान है ना कि लेक्चर ऐसे डालने, अब डाल लूंगा, आज डाल लूंगा, इसमें ये कराऊंगा, इसमें ये करूंगा, ये सब प्लान है, शेड्यूल में बना के बैठता हूँ। ये सब प्लानिंग है, प्लानिंग हर जगह चल रही है भैया। टीचर भी कर रहे हैं प्लान, आप भी करोगे, पेपर से 2 रात पहले पढ़ना है, हफ्ते पहले पढ़ना है, ये भी प्लान है। आज मैं 2 चैप्टर कवर करूंगा, आज 3 करूंगा, ये भी प्लान है। सो इसके ऊपर ना कुछ स्टेजेस हैं। स्टेजेस क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट होता है। देखो अगर आप यहां से पढ़ पा रहे हो, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, उसके बाद आप लोग प्रीमिसेस बनाओगे। प्रीमिसेस का मतलब है अजम्पशंस। ये याद रखना, वर्ड में अजम्पशंस यूज करूं या प्रीमिसेस यूज करूं, इनका मीनिंग ये है, प्रीमिसेस का मतलब अजम्पशंस। ऑल्टरनेटिव कोर्सेज देखोगे, उसको इवेल्युएट करोगे, सिलेक्ट करोगे, फिर इंप्लीमेंट करोगे, लास्ट में फॉलोअप करोगे, और इसी प्रोसेस को हम पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है? वो ऑब्जेक्टिव सेट करती है, ऑब्जेक्टिव्स बनाती है ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने बोला आपको, ऑब्जेक्टिव सेट क्यों है कि सेल इंक्रीज करनी है 20% से, ठीक है। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हमने ना पूरे डिपार्टमेंट में बता दिया, चाहे डिपार्टमेंट हो गया, नीचे छोटे छोटे यूनिट हो गए, सारे इंप्लॉयज हो गए, सबको ये बता दिया कि 20% हम लोगों को इंक्रीज करना है, क्लियरली स्टेट करना है क्या क्या आप लोग ऐसे करना है, ठीक है। फिर डिपार्टमेंट अपने अपने ना ओन ऑब्जेक्टिव बनाते हैं कि हाँ भैया, ये अब मार्केटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा यार हमको टीवी पे ऐड ना इंक्रीज करनी पड़ेगी, हमारे अच्छा टीवी पे ज़्यादा लोग देख रहे हैं, टीवी पे बढ़ा दो, इंस्टाग्राम पे लोग देख रहे हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे नहीं देख रहे, फेसबुक थोड़ी कम कर दो। तो सेल इंक्रीज करने मार्केटिंग ने अपना बनाया, ठीक है। उस जगह प्रोडक्शन वालों ने यार 20% सेल इंक्रीज करने, इसका वाला हमको प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी, हमको और यूनिट बनाने पड़ेंगे, उन्होंने इस हिसाब से प्लानिंग बनाई, ठीक है। तो ये जो सब कुछ हो रहा है डिपार्टमेंट भी अपना कर रहा है, लेकिन ये उन्होंने क्या किया, उन्होंने दिमाग में यही सोच के किया कि 20% इंक्रीज करना, उन्होंने ये सोच के किया ये चीज़, ठीक है ना। उसी हिसाब से जो मैनेजर्स है ना, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए आइडियाज़ को कि हाँ भैया सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं, सर हम लोग ये इस चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हैं, ये उनको ना थोड़ा कंट्रीब्यूट, उनको ये पता चला कि उनका भी हेल्प है, हम जो गोल अचीव कर रहे हैं ना उनका भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको लेफ्ट आउट फील ना हो। इसकी वजह से मैनेजर जो है वो अपनी तरफ से ताकतवर रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, तभी वो काम करते हैं। सेटिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा आ गया डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस का मतलब अजम्पशन। अब प्लानिंग है हमारा, वो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है, हम लोग अज्यूम करके चलते हैं कि कल को हो सकता है सर हमारी यहाँ पर सेल्स गिर जाए, हो सकता है सर हमारी इस जगह पे सेल्स ज़्यादा हो रही है तो इस जगह सेल्स इंक्रीज हो जाए, सर हो सकता है हमारी इंस्टाग्राम से ऑर्डर बढ़ जाए, सर हो सकता है हमारे ना ऐप पे ऑर्डर बढ़। ये जो सब है ना, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, हम लोग उसको यहाँ पर बॉलिंग कराएंगे तो वो आउट हो जाएगा, अगर उसकी बॉल यहाँ गिरेगी तो मैं बैट उठा के छक्का मार दूंगा। तो ये जो चीज़ें है ना, ये अज्यूम कर दी है, तो इसका नाम है प्रीमिसेस। और ये जो अजम्पशंस है ना, ये प्रॉपर्ली टेस्टेड होती हैं और ये अजम्पशन सबको बताई जाती हैं। दिवाली के पटाखे फट रहे हैं भैया, ये मैंने अज्यूम किया था कि अभी दिवाली आ रही है तो बच्चे जब रिकॉर्डिंग करूँगा पटाखों की आवाज़ आ सकती है, तो ये अजम्पशंस है मेरी भी। वैसे बिजनेस भी करता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फोरकास्टिंग, मैं फोरकास्ट करता हूँ कि हाँ भैया डेवलपिंग प्रीमिसेस बनाता हूँ, जैसे कि इसको देखो प्रीमिसेस ऐसे नहीं आप बना सकते हो, प्रीमिसेस बनाने के लिए आप फोरकास्ट करते हो, एग्जिस्टिंग प्लान्स को देख सकते हो, पास्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कोई कि हाँ भैया ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब सवाल एग्जाम्पल मैंने फोरकास्ट किया है कि हाँ भैया इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है हम लोगों ने, अब इन्फॉर्मेशन का मैं डिमांड देख सकता हूँ, मैं सेल्स देख सकता हूँ, मैं प्रॉफिट मार्जिन देख सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कौन सी मार्केट में कितना चलता है, ये प्रीमिसेस में अज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बनाया मैंने, प्रीमिसेस बना दी। अब प्रीमिसेस के बाद फिर मैं करता हूं आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंट वेज जहां से मैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे ना जो मेरे, उन सारे 10-15 तरीकों को मैं लिख लूंगा। हो सकता है अचीव करने के 50 तरीके हो, मैं उनमें से 10-15 तरीके लिख देता हूँ कि हाँ भैया ये होगा, सर हम ऐसे भी कर सकते हैं, सर हम ये भी कर सकते हैं, सर हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ आपको, आपके प्री बोर्ड में 6 चैप्टर आएंगे और आपको 3 छुट्टियां हैं, आप बोलते हो सर 2-2-2 क्लोज कर लूंगा, आप बोलते हो सर 2 दिन में 3-3 कर लूंगा। कुछ बच्चे बोलते हैं सर मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है तो सर मैं 2 दिन में सर मैं 3-3 करूंगा, 1 दिन में मैं रिवाइज कर लूंगा। अब ये ऑल्टरनेटिव कोर्सेज आपने ढूंढ ली, अब आप इवेल्युएट करते हो। अब इन ऑल्टरनेटिव कोर्सेज को आप लोगों ने इवेल्युएट करना है, आप इनके पॉजिटिव और नेगेटिव देखोगे कि हाँ यार, आप बोलते हो सर कि यार मैंने सर 1 दिन ना मेरे को उधर वहाँ फंक्शन पे जाना पड़ेगा तो हो सकता है उस दिन मैं ना कर पाऊँ, मैं इस दिन 1 करूँगा, उसके 2 दिन। तो ये जो है ना, ये आप इवेल्युएट करो हर एक किसी के प्रोज एंड कॉन, कि मैंने जितने भी प्लान्स अपने तरफ से ऑल्टरनेटिव सोचे थे ना, उनको मैं सबको ध्यान में देख रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी है, मैं बोलता हूँ आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ठीक है ना, आप देखते हो यार, आप भी वहाँ पर देखोगे ना कितने
तरीके हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कितने आइडेंटिफाई कर सकते हो कोर्सेज आप। सर मैं म्यूचुअल फंड ले सकता हूँ, सर मैं यहाँ पैसा लगा सकता हूँ, सर मैं वहाँ पर बैंक में पैसे जमा करा सकता हूँ, सर मैं एफडी करा सकता हूँ। सर बात इंटरेस्ट की, पैसों की, रिटर्न की बात है, रिटर्न कितना मिलेगा आपको। अब इतना, अब आप बोलोगे सर मैं इवेल्युएट करता हूँ, सर अगर मैं बैंक में रहूँगा मुझे 3% मिलेगा, सर अगर मैं म्यूचुअल फंड में डालूँ मेरे को सर 6% मिलेगा, सर अगर मैं शेयर खरीद लूँ सर किसी कंपनी के तो मुझे हो सकता है 10-12% रिटर्न मिले। सर मैं ये इवेल्युएट करना शुरू है, आपने प्रोज एंड कॉन्स देखे कि हाँ यार यहाँ पर करूँगा इतना फायदा होगा, यहाँ करूँगा इतना नुकसान होगा, यहाँ इंटरेस्ट इतना मिलेगा, यहाँ इतना मिलेगा, ये सब आपने किया, उसके हिसाब से आपने ये सब कुछ डिसाइड कर लिया कि इवेल्युएट कर लिया कि हाँ भाई ऑल्टरनेटिव्स आर इवेल्युएटेड इन द लाइट ऑफ देयर फिजिबिलिटी एंड कॉन्सिक्वेंसेज, कि हाँ भैया ये फिजिबल है, इसका कोई नुकसान है, इसका कोई फायदा है, वो सब देखिए। फिर सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट कौन सा करोगे कि भैया जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो, जो फिजिबल भी है, जो प्रॉफिटेबल भी है और जिसके लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी है, उस प्लान को आप सिलेक्ट करोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे। ठीक है, प्लान सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस, मैनेजर्स एक्सपीरियंस या जजमेंट या इंट्यूशन के ऊपर। कभी कभी आप सबको यूज कर लेते हो, कभी कभी बोलते हैं सर इंट्यूशन की थी मैंने, ऐसा हो जाएगा, प्लान ये वाला सिलेक्ट कर लिया मैंने, सर मैंने इंट्यूशन की उस रास्ते में सर हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो, इस रास्ते चल जाता हूँ, इंट्यूशन है ये। एक्सपीरियंस की, हाँ सर पिछले साल मैं इस समय इस जाम में फंसा था, उस रोड पे मैं इस रोड से जाऊंगा, एक्सपीरियंस। सो इसके ऊपर बेस्ड हो सकता है। मैनेजर विल हैव टू अप्लाई परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड सेलेक्ट द परफेक्ट, जो आपका सबसे पॉसिबल है, बेस्ट पॉसिबल है, उसको चूज करना कि भैया अपने हिसाब से हिसाब किताब लगाता हो। उसके बाद इंप्लीमेंट करते हो कि हाँ भाई कि प्लान जो आपने सोच लिया उसको आपने इंप्लीमेंट करना, मतलब कि उसको वर्क पे लगाना है कि अब हम ये करेंगे, ठीक है, ऐसा करेंगे, अब इंप्लीमेंट कर लिया। इफ देयर इज अ प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन देन मोर लेबर मोर मशीनरी विल बी रिक्वायर्ड। इस जगह फिर अगर आपने कर दिया प्रोडक्शन इंक्रीज करने की बात की, 20% सेल इंक्रीज करनी है तो प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी पड़ेगी, उसके लिए मशीनरी लेबर चाहिए, अब आप मशीनरी लेबर को लेके आओ, इंप्लीमेंट कर दिया प्लान। और लास्ट में फॉलोअप, फॉलोअप का मतलब है अब जितना भी सारा काम आपने किया, ये जो इंप्लीमेंट किया प्लान, इसको अब हमने स्टडी करना है कि हम लोगों को ये 20% अचीव करके दे पा रहा है नहीं दे पा रहा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको हम लोग ठीक करेंगे, अगर हमारा अचीव हो रहा है अच्छे से तो हम और बेटर करेंगे उसको। तो बेटर करने चीज़ों को, उसको स्टडी करना, वापस इसको मॉनिटर करना उस चीज़ को, उसको फॉलोअप बोलते हैं कि हाँ भैया कि अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल वो परफॉर्म हो रही है। मॉनिटरिंग द प्लान इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड एंड दीज वर द स्टेप्स। सो टाइप्स ऑफ प्लान क्या है, देखो टाइप्स ऑफ प्लान जैसे कि देखो दो किस्म के प्लान एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है। एक होते हैं हमारे सिंगल यूज प्लान्स, एक होते हैं स्टैंडिंग प्लान्स। सिंगल यूज प्लान्स होते हैं जो एक बारी, नाम से पता चलता है सिंगल यूज में, एक बारी यूज किया फिर हमने नया प्लान बनाना शुरू कर दिया, वो होते हैं सिंगल यूज प्लान। उसके अंदर आता है हमारा बेसिक जो बात की जाती है वो की जाती है बजट के ऊपर, कि अगर कोई बजट है, कोई प्रोजेक्ट है या फिर कोई प्रोग्राम है उसके ऊपर। जैसे कि मैं बोलता हूँ हमारे यहाँ पर दिवाली का प्रोग्राम है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ऑलराइट, हमने अभी दिवाली आ रही है तो उसके लिए हमने एक छोटी सी पूजा रखी है, तो इस बार जो हमने प्लान बनाया वो इसी साल यूज होगा, उसको अगले बार थोड़ी हम इस दिवाली पर वो यूज करेंगे। सो ये वन टाइम प्लान है। स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो प्लान्स जो हम लोग रेगुलरली यूज करते हैं, वो एक बार ही हम बना लेते हैं, उनको फिर बार बार मॉडिफाई करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। जैसे कि ऑब्जेक्टिव हम लोग इस बार ही बनाए, ऑब्जेक्टिव अगली बार ही बनाएंगे। इस बार ही मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं आपका जो सिलेबस है वो दिसंबर तक खत्म कर दूँ, मेरा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे को भी प्रॉब्लम आ जाए, मेरा ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, ठीक है, मैं बोल दूँ कि हाँ भैया मैं अब जनवरी तक चल जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्टिव है इस पर भी चीज़ें आती है, मतलब बार बार इसको चेंज हो सकते हैं ये लोग, और ये लोग हम लोग धीरे धीरे मॉडिफाई भी करते रहते हैं। इसके अंदर जैसे पॉलिसीज़ कंपनी की चेंज होती रहती है, हमारा मेथड काम करने के, हमारे प्रोसीजर्स, हमारे रूल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव, ये सब चेंज होते रहते हैं। तो हम लोगों ने इन चीज़ों के बारे में पढ़ना, प्लान में होता गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंगल यूज प्लान्स, ठीक है। सिंगल यूज प्लान्स कौन से होते हैं, जो डेवलप होते हैं वन टाइम इवेंट और प्रोजेक्ट के लिए, एक टाइम के लिए, ठीक है। ये नॉन रेकरिंग है, मतलब कि सच कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट लाइकली, कि हम लोग वापस नहीं इसको वापस दोहराएंगे, सेम तरीका वापस नहीं करेंगे, नॉट लाइकली टू बी रिपीटेड इन फ्यूचर। ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान, ये हो सकता है कि मेरा सेमिनार है 3 दिन का, उसके लिए किया, कॉन्फ्रेंस है 1 दिन में, उसके लिए किया, पूजा रखी हुई है 1 दिन की, उसके लिए कर लिया। तो ये मंथली, वीकली, ठीक है, 1 डे, इन सब के लिए हो सकता है, ठीक है। इंक्लूड्स बजट, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। देखो इनके अंदर सिंगल यूज प्लान के अंदर होता क्या, प्लान की डिटेल्स के साथ साथ लोगों के नाम, जिन्होंने ये प्लान को बनाया है और जो लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उन सबके नाम बताए जाते हैं, पूरी डिटेल बताई जाती है। जैसे बजट बनाया था ना, बजट के फाइनेंस मिनिस्टर किस किस का यूज़ करता है, फाइनेंस मिनिस्टर हमारा वो रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट
हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा, इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर, वो सब काम करते हैं मिलके। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी होता है, समझ लो फॉर एग्जांपल आपने आपके स्कूल का फेस्ट है, फेस्ट के अंदर कितने लोग आएंगे, कितने लोग करेंगे काम, क्या क्या प्लान करोगे, ये आपके एचओडी हैं, इनको रिपोर्ट करना है, ये सब ऐसे काम करेंगे, ये कौन करते हैं, ये प्लानिंग की होती है। सो ये सिंगल यूज़ प्लान है। ऑलराइट, इसके अंदर पढ़ेंगे हम प्रोग्राम क्या है। सबसे पहले प्रोग्राम क्या होता है, एक डिटेल्ड स्टेटमेंट होता है हमारा प्रोजेक्ट के बारे में, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर सब कुछ, देखो ना प्रोग्राम आपने कोई रखा हुआ, उसका प्रोग्राम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग हमारा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग लिटरेसी पे बोलना चाहते हैं, ठीक है, प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। उसके ऊपर पॉलिसीज बनती है कि हम लोग ऐसे बताएंगे, ये चीज़ें बताएंगे, प्रोसीजर है, हम इसको फॉलो करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे, रूल्स बनाओगे, ये बंदा ये करेगा, ये बंदा ये करेगा, कोई बदतमीजी करे उसको बाहर निकाल दो, टिकटें ऐसे बेचोगे, ये सब कुछ होगा, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स क्या क्या चाहिए, कौन कौन लोग चाहिए आपको काम करने, हमारा जो जितना भी ये प्रोग्राम है, ये हमारा जो बजट है इसका 1 लाख रुपए है, ये सब प्रोग्राम है, ठीक है। इंटायर गैमेट ऑफ एक्टिविटीज, इसके अंदर सब कुछ आ गया। इसके अंदर हमने स्टैंडिंग प्लान भी यूज किया, सिंगल यूज प्लान भी यूज कर लिया, तो सब कुछ यूज कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज यूज कर रहे हो, और कंट्रीब्यूट कैसे करेगा ओवरऑल बिजनेस प्लान के लिए, ये सब आप देख रहे हो। फिर आप बोलते हो सर एक बजट होता है। बजट बेटा क्या होता है, देखो जैसे हमारे गवर्नमेंट भी बजट बनाती है ना, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन भी बजट बनाती है, क्वांटिटेटिव टर्म्स में लिख देती है, इस साल का बजट हमारा इस डिपार्टमेंट का समझ लो 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए में आपने सब कुछ करना है। मैंने एक बजट सेट कर लिया कि मैंने आपको बोला कि भैया मेरे को है 10% सेल इंक्रीज करनी है, उसके लिए आप लोगों को, आपको पता है कि सर इसके लिए इतना इतना खर्चा तो होगा सर, तो आपको कंपनी बोलती है कि आपको 5 लाख रुपए मिले, इसके अंदर मुझे 10% रेवेन्यू इंक्रीज करके दो, 10% सेल्स इंक्रीज करके, आप इसके हिसाब से प्रमोशन करो, जैसे मर्जी करो, आई डोंट नो, आप बस करके दो। सो बजट क्या, क्वांटिटी टर्म्स में हमने लिख के दिया कि फ्यूचर के अंदर आपके क्या क्या होगा। गवर्नमेंट ही बनाती है, हर साल अपना बजट बनाती है कि अगले साल का बजट इतना होगा, अगले साल हर डिपार्टमेंट को इतने पैसे मिलेंगे, इतने ब्रिज बनेंगे, इतनी रोड बन जाएगी, वैसे ही बिजनेस के भी करता है, ठीक है। सेल्स बजट बना लिया कि मैं चाहता हूँ कि अगले साल आप लोग 10 लाख यूनिट्स की सेल करो, आप लोग 5,000 करोड़ की सेल करो, तो सेल का बजट हो गया। कि कंट्रोल डिवाइस है कि हाँ भाई डेविएशन कोई हो तो आपको पता चल जाएगा। फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, बजट के अंदर फोरकास्टिंग करनी पड़ती है, इसलिए ये पार्ट ऑफ प्लानिंग। बजट में आप फोरकास्ट कर रहे हो ना कि फ्यूचर में इतना खर्चा हो सकता है, इसलिए प्लानिंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कैश बजट एक होता है, कैश बजट क्या करते हैं हम लोग, प्लान करता है, कंट्रोल करते हैं ना हम लोग, जैसे कितना हमें इनफ्लो होगा कैश का, कितना हम लोग को आउटफ्लो होगा कैश का, कि हाँ इनफ्लो कैसे होगा कि आप कैश पे सामान बेचो, आउटफ्लो होगा अगर आपको सैलरी वेजेस दे रहे हो कैश की, तो ये एक इनफ्लो रहा होगा। कैश बजट बनाती है ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स बजट बनता है, ये सब इंपॉर्टेंट है। कैश बजट हमको हेल्प करेगा हमारी कैश की इन्वेंट्री को देखने में कि हाँ भाई क्या इनफ्लो कितना हुआ, आउटफ्लो कितना हुआ, कितना कैश हमारे को बचा। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्गेनाइजेशन में एक रजिस्टर बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ आपको, जैसे हमने रजिस्टर लगाया एक, इधर आपने लिखा सेल, इधर लिखे खर्चे। सेल आपने की 10,000 की, खर्चे आपके हुए हैं समझ लो 5,000 के, ठीक है ना। अब आपने इसमें से इसको माइनस कर दिया, आपने देखा कि 5,000 गले में पड़ा हुआ कैश, तो ये क्या, ये कैश बजट है, उसी हिसाब से हम चीजें बात कर रहे हैं। ऑलराइट, फिर हम बात करते हैं स्टैंडिंग प्लान। अब कुछ हो गए स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान हो गए जो डेवलप किए जाते हैं एक्टिविटी, जो रेगुलरली अक्ल करती हैं, रेगुलरली जो चीज़ें चलते रहती है उसके लिए। इंटरनल ऑपरेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रन अच्छे से करें उसके लिए चलती हैं। एफिशिएंसी बढ़ाता है हमारा ये, यूजुअली डेवलप्ड ऑन वंस, एक बार ही हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन इसको मॉडिफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि ऑब्जेक्टिव इस बार ही बनाया, अगली बार मॉडिफाई किया, पॉलिसी बनाई, मॉडिफाई की, रूल ये बनाया, अब हमने नया रूल बना दिया, तो इसको मॉडिफाई करते रहते हैं टाइम टू टाइम। इंक्लूड पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड, ये सब लिखे हैं जो हमने पढ़ने हैं। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं फर्म के, देखो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 3 बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। सबसे पहले होता है ग्रोथ, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ये 3 चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के अब देखो ना, ऑब्जेक्टिव तो किसी किस्म के हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव तो मैं बोलता हूँ कि इस साल मैं बोलता हूँ ये तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है ना। मैं बोलता हूँ आपको कि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है, हम लोग चाहते हैं कि हमारे ना सेल 20% हो जाए, मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। और ऑब्जेक्टिव ना एक रोड मैप बताते हैं कि आपने ये अचीव करना है, ये प्री डिटरमाइंड गोल है, आपने बना दिया कि आपने ये अचीव करना है। इसी ऑब्जेक्टिव के आधार पे सारे प्लानिंग के सारे फंक्शन मैनेजमेंट के काम करते हैं, सारे डिपार्टमेंट हो गए, सारे एम्प्लॉयज हो गए, उनको सबको बताते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव है फर्म का भैया, वो लोग इस हिसाब से काम करना शुरू कर देते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशन होती है कि मैनेजमेंट जहां पहुंचना चाहती है, 20% सेल में इंक्रीज करना चाहता हूँ, मैं नई ब्रांच खोलना चाहता हूँ, ये ऑब्जेक्टिव है, मैं यहाँ पहुंचना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव सिंपली स्टेट इज व्हाट यू वुड लाइक टू अचीव, क्या अचीव करना चाहते हो, एंड रिजल्ट क्या, आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। 12th के आप इतने मार्क्स हैं, आप बीबीए करना चाहते हो, कोई बोलेगा सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, कोई बोलता है सर मैं यूपीएससी करना चाहता हूँ, कोई बोलता है सर मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। सो फर्म का भी ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे सेल्स इंक्रीज करनी है, अर्निंग इंक्रीज करनी है, एंड पॉइंट ऑफ प्लानिंग होता है ऑब्जेक्टिव सेट करना।
सारी प्लानिंग आप इसके ऊपर ही करते हो। ऑल अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग दीज ऑब्जेक्टिव्स, ये भी बताया मैंने आपको। टॉप मैनेजमेंट बनाती है जो सबको लिए गाइड की तरह काम करते हैं, उसके बेस पे सारे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव्स आर जो होते हैं क्वांटिटेटिव टर्म्स में बताए जाते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट कि डिजायर्ड रिजल्ट्स आर टू बी अचीव्ड विद इन अ गिवन टाइम पीरियड, कि हम लोगों को 6 मंथ्स में 10% सेल इंक्रीज करनी है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये टाइम पीरियड है। इसके आधार के ऊपर सारे डिपार्टमेंट इंप्लॉयज काम करेंगे, सब लोग इसी काम पे अचीव करने में हेल्प करेंगे। ऑलराइट, फिर आती है स्ट्रैटेजी। अगर आप लोग क्रिकेट खेलते हो, मैं उसी हिसाब से एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपका ऑब्जेक्टिव क्रिकेट वाले जो पता है, वर्ल्ड कप 2024 विन करना ऑब्जेक्टिव इंडिया का। उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने उस ऑब्जेक्ट स्ट्रैटेजीज बनाई। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम लोग ऐसा खेलेंगे, वेस्ट इंडीज कोई भी टीम हो, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, हर टीम के साथ खेलने के लिए अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है। और जो स्ट्रैटेजी होती है ना, जैसे रोहित शर्मा ने स्ट्रैटेजी बनाई कि यार इसको यहाँ बॉलिंग कराएंगे, ये स्ट्रैटेजी वो बना रहे हैं। तो ये स्ट्रैटेजीज जो है ना, ये हम लोग अचीव करने हेल्प करते हैं ऑब्जेक्टिव्स को हमारे, ठीक है। तो स्ट्रैटेजीज जो है ना, ब्रॉड आउटलाइन होता है कि ऐसे हमारा बिजनेस काम करेगा। इट रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन, इस स्कोप में हम काम करेंगे और लॉन्ग रन के अंदर कैसे हम लोग काम करें। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान फॉर अकम्प्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव करना काम है इसका, स्ट्रैटेजी इसलिए बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसके अंदर क्या क्या होता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हम लोग बनाते हैं, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन कैसे हम लोग अचीव करेंगे, और रिसोर्सेज कैसे एलोकेट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, ये स्ट्रैटेजी का काम है। वर्ल्ड कप जीतना है, कैसे जीतेंगे और कौन कौन से प्लेयर हम लोगों को क्या क्या करके दे सकते हैं, ठीक है। Whenever a strategy is formulated, the business environment take into condition। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, मैच जीतने के लिए एक स्ट्रैटेजी हम लोग बनाते हैं कि पिच के अंदर मूवमेंट ऐसे है, तो उस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यहाँ पर मैच हो रहा है, यहाँ पर हमको पता चला इस पिच के अंदर जो है बॉल ज़्यादा उछलती है, ठीक है ना। इस जगह इस ग्राउंड में जो हम देखते हैं कि इसमें ना हाई बैटिंग करना पहले फायदेमंद है, स्कोर 300 प्लस हम कर सकते हैं, तो ये स्ट्रैटेजी बनाई उन्होंने। तो वैसे ये बात कर रहे हैं कि मेजर डिसीजंस कौन कौन से हो सकते हैं कि स्ट्रैटेजी के अंदर, कि हम लोग सेम लाइन ऑफ बिजनेस पे लें या कोई नया बिजनेस लाइन बनाए। जैसे वन प्लस ने सोचा कि मैं टीवी बनाऊं, नहीं मैं फ़ोन भी बना लेता हूँ, आईपैड भी बना लेता हूँ, या फिर मैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना शुरू करूँ। ये स्ट्रैटेजिक डिसीजन लिए जाते हैं, इनके ऊपर बात की जाती है। जैसे कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी, कस्टमर कौन है, नए कस्टमर कैसे लाने हैं, नए नए तरीके कौन से हम लोग कस्टमर को अपने पास इन्वाइट करें, ठीक है ना। कस्टमर को हम लोग मेल पे भेजें, कस्टमर को मेल भेजें, फ़ोन करें कस्टमर को, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फिर आती है बात पॉलिसीज की। पॉलिसीज क्या होते हैं, पॉलिसीज होते हैं जनरल स्टेटमेंट्स जो ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ये है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को खुश रखना चाहते हैं, ठीक है, हम अपने एम्प्लॉयज़ को अच्छी वर्किंग कंडीशंस दें, तभी वो लोग ऑब्जेक्टिव अचीव करेंगे। अगर हमारी कंपनी की पॉलिसीज अच्छी नहीं है तो उससे हमारी स्ट्रैटेजी भी अच्छी नहीं हो सकती और हम ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव कर पाएंगे। तो कंपनी की पॉलिसीज जो है ना हमारी, वो बेसिक होती है, गाइड होती है, जो चैनलाइज करती है एनर्जीज टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि अगर आप लोगों ने ये अचीव करना है गोल, तो आप लोग इक्वालिटी कोऑर्डिनेशन में काम करो, वर्किंग कंडीशन साफ रखो अपने आसपास की, ठीक है ना, हजार्डियस चीज़ों से दूर रहो। अगर आपको पता है कि यहाँ मशीन खराब है तो आप थोड़ा पीछे हट जाओ। ये सब जो है पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट कंपनीज की, ठीक है। गाइड मैनेजरियल एक्शन एंड डिसीजन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। जैसे कि रिक्रूटमेंट की प्राइसिंग की पॉलिसीज होती हैं। रिक्रूटमेंट पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, हम लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन की हम लोग 30+ बंदा लेंगे जिसका एक्सपीरियंस 3 साल का है, ठीक है ना, जिसके पास जिसको ये काम करना आता है, ठीक है ना, उसको ये चीज़ें करने आती हैं, उसको ये मशीन से चलाना आती है, उसको ये नॉलेज है थोड़ी बहुत। तो ये पॉलिसी बनाई हुई है ना, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर बात की जाती है। अब पॉलिसी इज जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे को एडिटर चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मेरे को अभी की प्रॉब्लम एडिटर वाली सॉल्व हो जाएगी पॉलिसी अगर मेरी वैसी है, ठीक है। इफ देयर इज एन एस्टैब्लिश्ड पॉलिसी इट बिकम्स इजियर टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। उसके साथ साथ पॉलिसीज मेजर भी हो सकती है और माइनर भी हो सकती है। मेजर पॉलिसी जो होती है ना सबको पता होती है हमारे आउटसाइड वर्ल्ड को भी, जैसे कि इन ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज है एम्प्लॉयज को खुश रखना, अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट्स देना, ये कस्टमर को भी पता है, सोसाइटी को पता है। माइनर पॉलिसीज होती है जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज के लिए मेनली होती है। यहाँ पे आपको क्वालिटी अचीव करने के लिए ये चीज़ करनी चाहिए, आपको ये, अगर आपको हैप्पी रहना तो आपको वर्क कंडीशन साफ रखनी चाहिए। तो अगर आपकी पॉलिसी ये है कि अगर आप लोग 20% ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो तो आपको हम 10,000 एक्स्ट्रा देंगे, ये जो है ना ये माइनर पॉलिसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉयज़। पॉलिसी डिफाइन ब्रॉड पैरामीटर्स विद इन विच अ मैनेजर फंक्शंस।
जैसे कि परचेज पॉलिसी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कि हाँ उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आएंगी कि हम लोग कौन सा सप्लायर लें, कैसा सप्लायर लें, किस बेस पे सप्लायर लें, हम अपना सप्लायर बढ़ाएं, अपने सप्लायर कम कर दें, इससे हम लोग ट्रांसपोर्ट लेंगे, इससे हम लोग रॉ मटेरियल लेंगे, हम लोग इससे ये वाला नट लेंगे, इससे हम ये वाला नट लेंगे। तो ये परचेज पॉलिसीज है मेरी, किस बेस पे मैं लोगों को ले रहा हूँ, ये परचेज पॉलिसी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी लेके चलूँ मैं अगर कि मैं हम इस एम्प्लॉय को चाहते हैं, हमारा एक्सपीरियंस हमको मैटर करता है, अच्छा वेल टू डू बंदा हो, इसकी बात के लैंग्वेज अच्छी हो, ठीक है ना, जो इंसान मतलब कि बातें समझ सके, टीम प्लेयर हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, वो सब कुछ। तो ये पॉलिसीज है हमारी। फिर हम पढ़ेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है बच्चों? प्रोसीजर होता है एक स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखा होता है ना कि मैगी बनानी है, अगर आपको मैगी बनानी है आपको प्रोसीजर लिखा होगा, ठीक है ना, कि हाँ भाई पानी रखो, उसके अंदर मैगी डालो, मैगी मसाला डालो, सब्जी डालनी डालो, नहीं डालनी नहीं डालो, 5 मिनट के बाद मैगी बन के तैयार हो जाएगी। लिखा 2 मिनट होता है, लगते हैं 5 मिनट, फिर अपने बाउल में डालो खाओ। प्रोसीजर तो यही है ना। वैसे ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसीजर है कि अगर आपको 20% अचीव करनी है, अपने ऑब्जेक्टिव है 20% सेल इंक्रीज करनी है, तो आप ऐसे कर सकते हो। प्रोसीजर क्या है कि आप लोग इंस्टाग्राम सेल बढ़ा लो, मार्केटिंग बढ़ा लो, पैम्फलेट और बांट लो, ठीक है, लोगों तक और रीच करो, ऐसे कर सकते हो। तो रूटीन स्टेप्स जो हमारे क्या है कैरी आउट एक्टिविटीज करने के लिए, वो प्रोसीजर है। इट डिटेल्स द एग्जैक्ट मैनर इन विच एनी वर्क इज टू परफॉर्म्ड। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। प्रोसीजर आर स्टेप्स टू बी कैरिड आउट विद इन अ ब्रॉड पॉलिसी फ्रेमवर्क, कि ये पॉलिसी है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। मैं बोलता हूँ उसके सबसे पहला स्टेप ये प्रोसीजर ये है, हम लोग एम्प्लॉय का पहले टेलीफोनिक इंटरव्यू लेते हैं, फिर उसका हम लोग टेलीफोनिक के बाद उसका एक लाइव इंटरव्यू लेते हैं, फिर हम जूम पे इंटरव्यू लेते हैं, फिर लाइव इंटरव्यू लेते हैं यहाँ बुला के, फिर हम उसकी ज्वाइनिंग करवाते हैं। प्रोसीजर पॉलिसी ये थी, अब यही मैंने फॉलो किया प्रोसीजर, मैंने उसको बुलाया, ऐसे सारा काम कर दिया, ये प्रोसीजर है, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पहले फ़ोन पे बात की, फिर जूम पे बात की, फिर अपने इधर बुलाया, फिर ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जनरली मेंट फॉर इनसाइडर्स। ऑब्वियसली प्रोसीजर इनसाइडर ही फॉलो करेगा, आउटसाइडर क्यों करेगा, ठीक है। उसी के साथ ना एक चीज आती है हमारी, एक होता है प्रोसीजर, एक होता है मेथड। पहले मेथड पढ़ेंगे फिर रूल। मेथड क्या होता है? देखो अब प्रोसीजर में आपको बताया ना मैंने, पहले फोन किया, फिर जूम किया, फिर बुलाया, फिर उसको सिलेक्ट किया। अब मेथड के अंदर क्या, प्रोसीजर का एक एक जो मैंने प्रोसीजर में जो चीजें बोली है ना, उन एक एक स्टेप के अंदर क्या क्या करना है। जैसे कि टेलीफोनिक इंटरव्यू में हम लोग उनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में पूछेंगे, बेसिक चीजें, कहां से हो, नाम क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है। जूम इंटरव्यू में जो सेकंड हमारा प्रोसीजर में स्टेप था, जूम इंटरव्यू में हमने उनकी ड्रेसिंग सेंस देखी, हमने उनके बात करने का तरीका देखा, हमने उनकी बॉडी लैंग्वेज स्टडी की, हम लोगों को पता चला उन लोग हमें सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। फिर हमने उनको लाइव बुलाया, लाइव में बुलाया, हमने अपने सामने बुला के उनसे ये किया। हम उनसे तब पूछेंगे, उनसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछेंगे तब हम लोग कि हाँ, हाउ डू यू सी योरसेल्फ आफ्टर 5 years, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन आवर ऑर्गेनाइजेशन, व्हाई दिस व्हाई दैट, ठीक है ना, आपने वहाँ क्यों छोड़ा, लाइव इंटरव्यू में करेंगे। फिर उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग के समय हम उसको जब ऑन द जॉब ट्रेनिंग देंगे उस समय ये करेंगे। तो प्रोसीजर के अंदर जो स्टेप्स हैं, ठीक है, उस एक एक स्टेप के अंदर आपने क्या क्या करना है, एक एक स्टेप के अंदर आप 1 to 1 एक एक थिंग क्या करोगे, वो मेथड होता है। कि मैगी बनाने के लिए गैस ऑन की, ठीक है, कितनी गैस, कितना पानी गर्म होना चाहिए, फिर हम मैगी को डालेंगे, फिर हम मैजिक मसाले को कितना डालेंगे, अगर आपको ज़्यादा तेज़ मसाला खाना तो आप और मैगी मसाला डालो, कम मसाला खाना तो आप 1 पैकेट डालो, तेज़ खाना 2 पैकेट डालो। ये मेथड है। कितनी देर, केक को कितनी डिग्री पे बेक करना, केक प्रोसीजर क्या है, केक बनाने के लिए बैटर बनाओ, उसमें सिलिकॉन मोल्ड में डालो, ओवन में डाल दो। मेथड क्या है? प्रोसीजर तो ऐसा ही है ना। मेथड क्या है? केक का बैटर कैसे बनाना है, कितने अंडे डालने हैं, किस प्रोपोर्शन में क्या डालना है, विदाउट एग खाना है, विद एग खाना है, वनीला एसेंस कितना डालना है, उस केक को आपने कैसे डेकोरेट करना है, कि उस केक को आपने कितने मोल्ड में डालना है, कितना बैटर डालना है, फिर आपने किस डिग्री पे उसको बेक करना है, वो है मेथड। ऑलराइट। फिर लास्ट में आता है रूल। रूल क्या है? अब देखो रूल्स क्या होते हैं, जैसे क्रिकेट आप खेलते हो उसके में रूल्स होते हैं, वैसे ऑर्गेनाइजेशन के भी अपने रूल्स होते हैं कि भैया हम लोग चाहते हैं सब प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस हो, हम चाहते हैं इक्वालिटी हो, हम चाहते हैं ऐसे ही हम पे देंगे। वैसे रूल्स जो है ना आपके बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। रूल्स होते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन, डू नॉट अलाउ एनी फ्लेक्सिबिलिटी। रूल अगर आप ब्रेक करते हो आपको थोड़ी बोलते हैं, टाई नहीं डालोगे बाहर खड़ा कर देते हैं, शूज पॉलिश नहीं बोलते हैं,
कॉपी नहीं लाए, मैम बोलते चलो बाहर चले जाओ। कैश ड्रॉप हुआ, आउट नहीं होगा, रूल है ना, यही चीजें हैं। रिफ्लेक्ट अ मैनेजरियल डिसीजन दैट सर्टेन एक्शन मस्ट बी टेकन और नॉट। सिंपलेस्ट रूल होता है सिंपलेस्ट, बिकॉज देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज और चेंज अनलेस अ पॉलिसी डिसीजन इज टेकन। सो दीज आर योर स्टैंडिंग प्लान्स। दो किस्म के प्लान्स पढ़े, इंपॉर्टेंस पढ़ी, फीचर्स पढ़ी हमने, उसके लिमिटेशंस पढ़ ली, प्लानिंग के स्टेप्स पढ़े। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, इसके अंदर तो क्या आप मैक्सिमम पूछाते हैं, आपको एक पर्टिकुलर दो चीज़ों के बारे में पूछ लेंगे ये लोग इसके अंदर से, टाइप्स ऑफ प्लान में से। ये कभी भी ना इकट्ठा नहीं पूछा, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्लान, ये इकट्ठा नहीं पूछा था। मैक्सिमम टाइप पता क्या पूछा था टाइप्स ऑफ प्लान में, कि दो प्लान्स के बाद जो लिखा हुआ स्टैंडिंग प्लान बता दो, डिफाइन प्रोसीजर या डिफाइन मेथड, एनी टू प्लान्स डिस्क्राइब करो, या फिर ये देखो स्टेप्स। तो भाई ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रोसेस। आई स्टिल रिमेंबर, मेरे को अगर ये मैं कह रहा हूँ, मेरे को ये क्वेश्चन आया था अपने टाइम पे। आई पास माई 12th इन 2013, तो उस समय ये क्वेश्चन आया था प्लानिंग प्रोसेस का। आई स्टिल रिमेंबर इट। ऑलराइट, इंपॉर्टेंस, फीचर्स और डिमांड लिमिटेशंस में से क्वेश्चन आने का चांसेस होते हैं, बट इस इंपॉर्टेंट ये चैप्टर के अंदर आपको एक इसकी डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है। देखो फीचर्स एंड इंपॉर्टेंस तो लगभग सेम है, 5 पॉइंट याद कर लो, लिमिटेशंस के 5 पॉइंट याद कर लो, और स्टेप्स सारे के सारे स्टेप्स तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दिस वॉज फ्रॉम माई साइड, ठीक है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो, आपको ये भी चीज़ पता चल गई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको मार्क करा रहा हूँ। और अगर आप यहाँ तक पहुँच गए, आई डू डिजर्व अ लाइक, एक बारी वीडियो को लाइक कर दो। ये 1 शॉर्ट वीडियो थी आपका चैप्टर नंबर 4 के लिए। अब हमारे जो बाकी के 4 हैं उनको भी हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। आई एम होपिंग जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस कवर हो जाए। पार्ट 1 खत्म करेंगे, फिर पार्ट 2 भी आपका शुरू होता है, जिसमें 3-4 चैप्टर उसमें भी पढ़ेंगे हम लोग। सो मेरे कॉमर्स के जीतो, अगर आप लोगों को ये बैच का बेनिफिट हो रहा है, सो प्लीज़ डू कमेंट डाउन कि हाँ सर वी आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट, हमें इजीली समझ आ रही है चीज़ें, और मेरा यही काम है आपको ऐसी वे में समझाऊं तो आपके दिमाग में बैठ जाए। टिल देन अपना ध्यान रखो और पढ़ते रहो। गुड बाय।